हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 5 में लेक्चर नंबर 2 है बच्चों। चलिए शुरू करते हैं, टाइम लॉस नहीं करेंगे। इसके पहले आप लोग हमारे चैनल में जाकर के प्लेलिस्ट में क्रम से देख सकते हैं। और जिन बच्चों ने नोट्स नहीं लिया है, प्रॉपर रूप से जो पढ़ाता हूं यही चीज आपको नोट्स में दिए जाते हैं। तो आप कॉन्टेक्ट नंबर लिख लो 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों। जिनको भी नोट्स लेना है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं निकाय के बारे में। हमने लेक्चर नंबर 1 में देख लिया था। आज हम निकाय के गुण के बारे में बात करेंगे बच्चों। जैसे किसी भी पदार्थ में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया या उसमें भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन का हम अध्ययन करते हैं, उस पदार्थ को हम निकाय कहते हैं। निकाय बहुत से कणों से मिलकर बना होता है, जिसका एक निश्चित द्रव्यमान, आयतन, ऊष्मा होता है बच्चों, वो आपका निकाय होता है। सिंपल है, ठीक है। मतलब निकाय क्या है बच्चों? बहुत से कणों से मिलकर बना हुआ पदार्थ। एक ऐसा पदार्थ जो बहुत से कणों से मिलकर बना होता है, जिसके अंतर्गत हम ऊष्मागतिकी का अध्ययन कर सकते हैं। उसकी एक निश्चित द्रव्यमान होती है, एक निश्चित आयतन होता है, वो आपका निकाय कहलाता है। निकाय मतलब सिस्टम, ठीक है, तंत्र बोलते हैं जिसे बोलते हैं। जैसे यहाँ पर एक बीकर में पानी भरा हुआ है, तो ये आपका क्या कहलाया बच्चों? निकाय कहलाया। और इसके चारों ओर का तंत्र, वो इसका क्या कहलाएगा बच्चों? परितंत्र, यानी चारों ओर का तंत्र, या दूसरे भाषा में हम कह सकते हैं परिवेश, ठीक है। और बच्चों जैसे आपका ये चारों ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में किसी पिंड के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो वो निकाय कहला गया। उसके चारों ओर का भाग जो है बच्चों वो क्या कहलाता है? आपका परिवेश, एक प्रकार से परिवेश है ना। तो निकाय हो गया। आपको समझ में आया कि इस बीकर में पानी रखा हुआ है तो ये आपका निकाय है। निकाय के मुख्य रूप से 2 गुण पाए जाते हैं। एक तो आपका विशिष्ट गुण और एक आपका विस्तीर्ण गुण। देखिए बच्चों, विशिष्ट गुण का मतलब ये होता है कि एक ऐसा गुण जो कि पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते, वो आपके विशिष्ट गुण या गहन गुण कहलाते हैं। जैसे किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा हो गई, श्यानता हो गई, पृष्ठ तनाव, घनत्व, सांद्रता, दाब, क्वथनांक, हिमांक, ये ऐसे गुण हैं जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, कहने का तात्पर्य ये हुआ कि निकाय क्या है? एक ऐसा पदार्थ है जो बहुत सारे कणों से मिलकर बना होता है, जिसका एक निश्चित द्रव्यमान होता है, आयतन होता है, वो आपका क्या है बच्चों? तंत्र है, निकाय है। निकाय में जब गहन गुण की बात करते हैं, जो कि पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करता, पदार्थ कितना भी हो बस उसका घनत्व होगा, है ना भाई। पदार्थ कम हो चाहे अधिक हो, उसकी घनत्व तो सेम रहेगी। जैसे आपने पानी लिया, चाहे 1 गिलास ले लो, चाहे 1 बाल्टी ले लो, चाहे 1 ड्रम ले लो, चाहे पूरे तालाब की पानी की बात करें, लेकिन घनत्व तो भाई उसकी मात्रा पर निर्भर नहीं करेगा कि यदि अधिक मात्रा है तो घनत्व अधिक होगा। उसकी श्यानता भी निर्भर नहीं कर सकती है, ठीक है। क्वथनांक, चाहे आप 1 गिलास पानी ले लो, ठीक है, वो निश्चित टेम्परेचर पर ही उबलेगा बच्चों, है ना, या निश्चित टेम्परेचर पर ही वो हिम में यानी ठोस अवस्था में बदलेगा, ठीक है। ये चीज होता है। घनत्व, चाहे आप 1 गिलास पानी ले लो, चाहे आप 10 गिलास पानी ले लो, घनत्व तो सेम रहेगा। तो ऐसे गुण जो कि पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते, वो आपके बच्चों विस्तीर्ण या गहन गुण कहलाते हैं। सॉरी, विशिष्ट या गहन गुण। जब विस्तीर्ण गुण की बात आती है बच्चों, तो ये गुण पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं। जैसे द्रव्यमान बदल जाएगा। 1 गिलास पानी लिया आपने 1 पाव, यानी हम मान के चलते हैं कि 250 ml है। उसी को 4 गिलास ले लिया तो उसका द्रव्यमान बदल गया। एंथैल्पी बदल जाएगा, मुक्त ऊर्जा भी बदल जाएगी, मोलों की संख्या भी बदल जाएगी। 1 ग्राम में मोलों की संख्या कुछ और है, 2 ग्राम में और मोलों की संख्या बदलेगी, 3 ग्राम में और मोलों की संख्या बदलेगी। तो पदार्थ की मात्रा पर जो निर्भर करता है वो गुण आपका विस्तीर्ण गुण कहलाएगा, और जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करता बच्चों, वो आपका गहन गुण कहलाता है। एग्जाम्पल में आप लोगों ने गहन गुण या विशिष्ट गुण में आपने देखा, विस्तीर्ण गुण में आपकी मोलों की संख्या हो गई, मुक्त ऊर्जा हो गई, एंथैल्पी हो गई बच्चों, एंट्रापी, द्रव्यमान, आयतन और आंतरिक ऊर्जा। ये ऐसे गुण हैं जो कि पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते बच्चों, ठीक है। हम एक पॉइंट इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि कोई भी पॉइंट यदि एग्जाम में आ जाए तो आपसे बनना चाहिए, कोई ये ना बोले कि सर ने ये नहीं पढ़ाया था। आगे चलते हैं बच्चों रासायनिक साम्य के बारे में। जैसे कोई भी पदार्थ है, उसके रासायनिक परिवर्तन हो रहा बच्चों, मतलब एक प्रकार से एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में बदल रहा है। यदि उस स्थिति में उसका ताप और दाब, आयतन में कोई परिवर्तन ना हो, तो आपका वो ऊष्मागतिकी साम्य कहलाता है। साम्य मतलब स्थिर बना रहे, ठीक है। आप समझिएगा, रासायनिक साम्य होता है, वैसे ही ऊष्मागतिकी भी साम्य है, और रासायनिक साम्य ऊष्मागतिकी का एक उदाहरण है, एक प्रकार है।
तो साम्य का मतलब होता है कि उसकी स्थिति में परिवर्तन ना हो, उसके ताप दाब आयतन में परिवर्तन ना हो, समय के साथ वो स्थिर बना रहे, वो आपका बच्चों क्या कहलाएगा, आपका ऊष्मागतिकी साम्य कहलाएगा। साम्य स्थिरांक कहलाता है। यानी स्थिरांक मतलब स्थिर बना रहता है। किसी भी पदार्थ के रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, किसी भी पदार्थ में कोई ना कोई परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन होते समय उसके गुणों में ताप दाब और आयतन में किसी प्रकार से कोई परिवर्तन ना हो, वो बच्चों आपका साम्य स्थिति कहलाता है। और ये ऊष्मागतिकी का अध्ययन कर रहे हैं तो ऊष्मागतिकी साम्य स्थिति कहलाएगा। कि जब किसी निकाय के स्थूल गुणों जैसे ताप दाब आयतन में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता बच्चों, तो ऐसी अवस्था को हम क्या बोलते हैं, ऊष्मागतिकी साम्य कहते हैं। ठीक है। और इसके प्रकार में आपका रासायनिक साम्य है जब सांद्रता परिवर्तित ना हो, जब सांद्रता परिवर्तित ना हो, वो आपका रासायनिक साम्य है। कोई निकाय है बच्चों परिवर्तित हो रही है, यदि उसमें दाब का परिवर्तन ना हो, पूरे निकाय का दाब समान हो, वो आपका यांत्रिक साम्य कहलाएगा। यदि उसके निकाय में ताप समान बना रहता है तो आपका तापीय साम्य कहलाता है। ये सारे के सारे बच्चों गहन गुण हैं, एक प्रकार से हम कह सकते हैं स्थूल गुण हैं। ठीक है, समझ में आया कि भाई ऊष्मागतिकी साम्य क्या है। यदि किसी निकाय में स्थूल गुण जैसे ताप दाब आयतन में परिवर्तन ना हो, यदि सांद्रता में परिवर्तन नहीं हो रहा है, पूरा सांद्रता हर एक जगह समान है, तो रासायनिक साम्य। यदि बच्चों एक प्रकार से कोई यांत्रिक कार्य नहीं करता तो पूरे निकाय का दाब समान है, तो यांत्रिक साम्य कहलाएगा। तापीय साम्य मतलब पूरे निकाय पूरे सिस्टम पूरे तंत्र का ताप क्या रहे, समान बना रहे, वो आपका तापीय साम्य कहलाता है। अब थोड़ा आगे बात करते हैं बच्चों अपन, थोड़ा सा कुछ अवस्था के चर जो हैं क्या कहलाते हैं, कि जो गुण निकाय की अवस्था को परिभाषित करते हैं, है ना, परिभाषित करने के लिए पर्याप्त होते हैं, वो अवस्था के चर कहलाते हैं। जैसे ताप को हम T से रिप्रेजेंट करेंगे, दाब को P से बच्चों, आयतन को V से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये ऐसे गुण हैं जो कि एक चर की भांति हैं, किसी अवस्था को परिभाषित करने के लिए पर्याप्त होते हैं। किसी अवस्था को परिभाषित करने का मतलब ये है कि जैसे कोई हम चीज पढ़ रहे हैं, जैसे ऊष्मागतिकी का प्रथम ही नियम पढ़ेंगे, तो उसमें बच्चों ये चर उपयोगी होंगे कि तापमान पर निर्भर करता है, दाब पर निर्भर करता है, आयतन पर निर्भर करता है, उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो ये आपके अवस्था के चर पद कहलाते हैं, जो कि किसी भी गुण को अध्ययन करने के लिए उपयोगी होते हैं। सिंपल और कुछ भी नहीं है। बात को समझिए, अवस्था के चर का मतलब ये होता है कि जिनके आधार पर किसी भी निकाय के गुण का हम अध्ययन करें, है ना, वो आपके पद जो है बच्चों अवस्था के चर कहलाते हैं। भाई किसी पदार्थ का हम देखेंगे द्रव्यमान कितना है, आयतन कितना है, उस पर दाब कितना लग रहा है, उसका द्रव्यमान कितना है, उसके आयतन में परिवर्तन कितना हो रहा है, समय कितना लग रहा है, तो सारे के सारे बच्चों चर पद कहलाते हैं। ठीक, चलिए ये छोटे छोटे शब्द हैं, लेकिन एग्जाम में 2-2 नंबर में कभी कभी पूछ देते हैं, और फिर वहीं पे बच्चे थोड़ा इधर उधर होते हैं, क्या बताएं सर हमने कभी पढ़ा ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ा। देखो अवस्था फलन क्या है, ये गुण निकाय की अवस्था का निर्धारण करते हैं, इनके मान प्रारंभिक व अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हैं, ना कि परिवर्तन के पथ पर। कहने का मतलब जैसे किसी पदार्थ को हमने गर्म किया तो प्रारंभ में कितना था और अंत में कितना है। मैंने कहा कि पानी का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, उसको गर्म किया तो 98 डिग्री सेल्सियस हुआ। अब हम आपको बोलेंगे कितना बढ़ा, बोले सर 98 में 25 को घटा देंगे तो ये डिफरेंस आ जाएगा। इसका मतलब प्रारंभ में कितना और अंतिम में कितना, है ना, इस पर निर्भर करता है, नहीं प्रारंभ और अंतिम पर केवल निर्भर करता है। बीच में कितना टेम्परेचर था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपके एक प्रकार से बच्चों अवस्था फलन कहलाते हैं, कि वो गुण निकाय की अवस्था का निर्धारण करते हैं। जो अवस्था फलन होते हैं इनके मान प्रारंभिक व अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है, बीच में कुछ भी हो बच्चों उसके पथ पर कोई निर्भर नहीं करता। जैसे ताप हो गया, दाब हो गया, आयतन हो गया, एंथैल्पी, एंट्रोपी, मुक्त ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा, ये सारा इसी चैप्टर में आप पढ़ोगे, चिंता ना करो। ताप तो और दाब सबको पता है, आयतन भी पता है, एंथैल्पी, एंट्रोपी, मुक्त ऊर्जा, ये आंतरिक ऊर्जा, ये सारा चीज आगे धीरे धीरे करके आप पढ़ोगे, आप परेशान मत होना बच्चों, ठीक है। ये पथ फलन क्या है भाई, देखो अवस्था फलन प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करेगा, वो आपका अवस्था फलन कहलाता है। लेकिन जो पथ पर भी निर्भर करे, जैसे कार्य, ऊष्मीय ऊर्जा, ये ऐसे है ना निकाय के गुण है बच्चों जो कि पथ फलन कहलाते हैं। ये
प्रारंभिक व अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर नहीं करते बल्कि मार्ग पर भी निर्भर करते हैं बच्चों। तो ये आपके पथ फलन कहलाते हैं। जिनको नोट करना तो कर सकते हैं। बाकी तो मैं हमेशा कहता हूं कि एक छोटा सा अमाउंट लगता है भाई ऑल चैप्टर के नोट्स के लिए, मात्र 100 रुपए में ऑल चैप्टर के नोट्स दिए जाते हैं। जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो कांटेक्ट जरूर करें, है ना, प्रॉपर रूप से तैयारी करने के लिए। ठीक है बच्चों, बाकी आप लोगों का जो भी प्यार सपोर्ट रहेगा, लेक्चर आते रहेंगे। बस हाँ भाई साहब, थोड़ा सा प्यार सपोर्ट बनाए रखेंगे तभी चीज़ें क्लियर हो पाएगी आप लोगों के लिए। मेहनत तो आप लोगों के लिए निरंतर करता हूँ, बस आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करो यार। थम्सअप करने में क्या जाता है भाई, ठीक है, थम्सअप करने में क्या जाता है। प्लीज़ यार थोड़ा थम्सअप कर दिया करें। मोटिवेशन कब मिलता है, जब आपका भी थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा हमें भी लगता है कि यार बच्चे हमें सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।